तो चलिए स्टार्ट। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर हम लोगों ने हाइपोथायराइडिज्म को जो है ना वो डिस्कस कर ले। नहीं यार, उनको एमबीबीएस का मशवरा नहीं दिया। वो वैसे भी जो है ना वो बच्ची है अभी, उसकी कह लो कि एफएससी में उसके नंबर अच्छे नहीं आए। तो उसको मशवरा यही दिया है कि बेहतर है कि आप रिपीट करो, और रिपीट करके जो है ना वो मार्क्स अच्छे लो, और मेरिट बेस पे जो है ना वो आगे एडमिशन लो, पैसों की बजाय एडमिशन ना लो। और वैसे भी वो लोग इतना अफोर्ड नहीं कर पाते। अब आप लोगों को पता है पाकिस्तान के अंदर क्या हालात है आजकल जो है ना वो कॉलेजेस के। तो वहाँ पे तो ऑलरेडी इतना ज़्यादा जो है ना वो फी वगैरह होती है। तो किर्गिस्तान उसने क्या लेने जाना है। किर्गिस्तान में आप लोग हैं, बस इतना काफ़ी है। मैं हुआ है वो, आप लोग हुए हैं, बस इतना बहुत है। उसने जो है ना वो बीडीएस वगैरह और ये नर्सिंग या डीपीटी वगैरह करना है ना, तो वो पाकिस्तान के अंदर ही वो लोग करना चाह रहे हैं। तो उसके बारे में वो पूछने आए थे। हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है ठीक है। तो चलें जी, यहाँ पे आपका जो आज का टॉपिक है उसमें इंशाल्लाह हम लोग हाइपोथायराइडिज्म को जो है ना वो यहाँ पे डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले आप लोगों को ऑलरेडी मैंने एक चीज़ करवाई हुई है कि आपका जो थायराइड हार्मोन है, ठीक है, थायराइड हार्मोन का मतलब ऐसे क्या होता है। अगर आप लोगों से कभी कोई बंदा पूछ ले कि व्हाट इज थायराइड हार्मोन, तो देखो लेट्स सपोज ये आपके पास क्या है, आपका थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड के फंक्शनल सेल कौन से होते हैं? ये आपका फोलिकुलर सेल है। आपके थायराइड ग्लैंड के अंदर फोलिकुलर सेल होते हैं। उन फोलिकुलर सेल्स का काम क्या होता है? आपके पास T3 और T4 बनाना। कौन सा एंजाइम है जो T3 और T4 बनाता है? आप लोगों ने पढ़ा था, थायराइड पेरोक्सीडेज। ये एंजाइम है जो क्या करेगा, आपके फोलिकल्स के अंदर T3 T4 की प्रोडक्शन कराएगा। अच्छा, लेट्स सपोज ये मेरे पास आपका एक फोलिकल है, फिर उसके बाद ये दूसरा फोलिकल है, ये तीसरा फोलिकल है, ये चौथा फोलिकल है, ये पांचवा और ये छठे। जब आपके बहुत सारे फोलिकल्स मिलके आपकी थायरोग्लोबिन बनाते हैं, और वो बना के आपके यहाँ पे सेंटर में फेंकते हैं, तो जब आपके सेंटर के अंदर बहुत ज्यादा थायरोग्लोबिन बन जाती है ना, इसको बोलते होते हैं कुलाइड। तो कुलाइड क्या होता है बेसिकली? इट इज द थायरोग्लोबिन। अगर आप बहुत सारी थायरोग्लोबिन को इकट्ठा करेंगे और सेंटर में रखेंगे, उसको कुलाइड बोलते होते हैं। और बाद में फिर इसी थायरोग्लोबिन के साथ आपने आयोडीन को ऐड करना है, इसकी मदद से, टीपीओ की मदद से, थायराइड पेरोक्सीडेज की मदद से। तो वहां पे क्या होगा, फिर आपका T3 और T4 बनेगा। तो बेसिकली जो आपके थायराइड हार्मोन्स होते हैं, ये बेसिकली वो हार्मोन्स हैं जो आपके थायराइड ग्लैंड के अंदर से फोलिकुलर सेल से बनेंगे। और ये जो T3 T4 है, दीज आर दी थायराइड हार्मोन्स। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये बेसिक मैंने आप लोगों को एक चीज जो है ना वो क्लियर की है। अब उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है हाइपोथायराइडिज्म का। कि हाइपो मतलब क्या होता है? जब एक चीज कम होगी। थायराइडिज्म का मतलब क्या होगा? कि जो आपका थायराइड ग्लैंड है, जब उसके अंदर T3 और T4 की प्रोडक्शन कम होगी, तो उसको क्या बोलेंगे? हाइपोथायराइडिज्म बोलोगे। देखो यार, ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है जो हर बंदे को पहले क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट इज हाइपो एंड व्हाट इज हाइपर। अगर T3 T4 ज्यादा होता है, दिस इज हाइपर थायराइडिज्म। ये प्लीज याद रख लें। अगर T3 T4 कम होता है, तो दिस इज हाइपोथायराइडिज्म। अच्छा, अब इसी तरह हम लोगों ने जब हाइपर पढ़ा था तो हमने टाइप्स पढ़ी थी कि हाइपरथायराइडिज्म दो तरह का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। इसी तरह क्या होगा, आपका जो हाइपोथायराइडिज्म है, इट इज ऑफ टू टाइप। एक आपका प्राइमरी आता है और एक आपका सेकेंडरी आता है। तो अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पे पढ़ेंगे प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म को, और उसके बाद पढ़ेंगे सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म को। अब देखो, सबसे पहली बात, लेट्स सपोज ये मेरे पास आपका थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपका हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस के नीचे आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब लेट्स सपोज ड्यू टू एनी प्रॉब्लम, ड्यू टू एनी रीजन, क्या होता है, आपके थायराइड ग्लैंड की डिस्ट्रक्शन होती है। देखो, ये दो चीजें आपने प्लीज याद रखने। हाइपोथायराइडिज्म के अंदर जो T3 T4 नहीं ना बनता, उसके दो मैकेनिज्म है। या तो आपके थायराइड ग्लैंड के अंदर जो फोलिकल्स हैं उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाए। तो जब उन फोलिकल्स की डिस्ट्रक्शन होगी तो क्या होगा, आपका T3 और T4 नहीं बनेगा, उसको हाइपोथायराइडिज्म बोलेंगे। दिस इज आल्सो प्राइमरी। अच्छा, उसके बाद देखो, अगर एक बंदा, उसकी बॉडी में थायराइड फॉलिकल्स नॉर्मल है, आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें फॉलिकल्स ठीक है, लेकिन मसला अगर आपकी आयोडीन का आ गया, अगर आपकी बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी है, तो अगर आप लोगों को एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है ना कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन
वर्ल्ड वाइड काज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, कि पूरी दुनिया में हाइपोथायराइडिज्म की मोस्ट कॉमन काज क्या है, वो आयोडीन की डेफिशिएंसी है। आजकल तो आयोडीन आपके साल्ट में होता है, इतनी ज्यादा डेफिशिएंसी नहीं होती, बट स्टिल फिर भी वर्ल्ड वाइड दुनिया के अंदर जो मोस्ट कॉमन काज है हाइपोथायराइडिज्म की, वो आयोडीन की डेफिशिएंसी है। ये आपने याद रखना है। तो देखो, अगर आपके थायराइड के फॉलिकल ठीक भी हो, तो अगर आयोडीन ही नहीं है तो फिर भी क्या होगा, T3 और T4 आपका कम बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म के अंदर आपके पास दो मेन चीजें आएगी, थायराइड ग्लैंड की डिस्ट्रक्शन और आयोडीन की डेफिशिएंसी। ये आपको प्राइमरी के बारे में जो है ना वो पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद सेकंड हमारे पास आता है कि अगर एक बंदा, उसका थायराइड ग्लैंड भी ठीक है, उसकी बॉडी में आयोडीन भी प्रेजेंट है, बट प्रॉब्लम इज प्रेजेंट इनसाइड द हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड। तो अगर देखो आपके हाइपोथैलेमस में मसला है तो टीआरएच नहीं बनेगा। फिर इसी तरह अगर आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में मसला है तो आपका टीएसएच नहीं बनेगा। तो जब आपका टीआरएच ना बने या टीएसएच ना बने तो अगेन क्या होगा, T3 T4 नहीं बनेगा। उसकी वजह से भी क्या होगा, हाइपोथायराइडिज्म होगा। तो बच्चे को पहले ये क्लियर होना चाहिए, व्हाट इज हाइपोथायराइडिज्म, व्हाट आर द टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ये आपको पहले बेसिक जो है ना वो चीज पता होनी चाहिए। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, बारी बारी हर एक चीज को डिटेल से डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म, के प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म में जो आपका थायराइड ग्लैंड है, जो उसकी डिस्ट्रक्शन होती है, व्हाट आर द काजेज ऑफ थायराइड ग्लैंड डिस्ट्रक्शन। अब देखो, थायराइड ग्लैंड की डिस्ट्रक्शन क्यों हो सकती है, बहुत ही सिंपल चीज, अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई ऑटो इम्यून डिजीज है, ठीक है, अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई ऑटो इम्यून डिजीज है, उसकी वजह से भी मसला बन सकते हैं। फिर इसी तरह लेट्स सपोज अगर आपकी बॉडी के अंदर ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है, अगर आपको किसी तरह की इन्फेक्शन होती है, तो इन्फेक्शन से भी आपका थायराइड ग्लैंड जो डिस्ट्रक्शन हो सकती है। अच्छा, अगर एक बंदा लेट्स सपोज उसको ऑटो इम्यून डिजीज भी नहीं है, उसको इन्फेक्शन भी नहीं है, आप क्या करते हो, उसकी बॉडी से थायराइड ग्लैंड को रिमूव कर देते हो, उसको बोलते हैं आइट्रोजेनिक। ठीक है, आइट्रोजेनिक क्या होता है कि वो डिजीज या वो काज जिसमें आप थायराइड ग्लैंड को सर्जिकली रिमूव कर दें। ठीक है, आप पर्सन की थायराइडेक्टमी कर दें, मतलब उसका जो थायराइड ग्लैंड है उसको आप बाहर रिमूव कर दोगे या बाहर निकाल दोगे, तो वो हाइड्रोजेनिक होगा। ये आपको जो है ना वो पता होना चाहिए। अच्छा, ये आपके पास थी थर्ड काज। तो अब हम क्या करते हैं, बारी बारी यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऑटोइम्यून काजेज हैं, कौन सी इन्फेक्शन वाली काजेज हैं जिसमें आपके ग्लैंड की डिस्ट्रक्शन होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस हैशीमोटो थायराइडाइटिस। ये कल भी आप लोगों को पढ़ा दिया था, तो यहाँ पे मैं कंप्लीट जो है ना वो स्पेलिंग लिख देता हूँ, बच्चों को बाद में थोड़ा सा इशू आते हैं। तो आपके पास जो हैशीमोटो थायराइडाइटिस है, अब देखो यहाँ पे मैं एमसीक्यूज आप लोगों को बताने लगा हूँ, ये प्लीज आप लोगों ने याद रखें। अगर एग्जाम के अंदर एमसीक्यूज है ना कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी इन वर्ल्ड वाइड, तो आप लोगों ने आयोडीन को पिक करना है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म इन डेवलप्ड कंट्रीज, लाइक जिस तरह यूनाइटेड स्टेट है वो एक डेवलप्ड कंट्री है, तो वहां पे जो मोस्ट कॉमन काज होती है ना हाइपोथायराइडिज्म की, वो आपके पास क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज के अंदर हैशीमोटो थायराइडाइटिस है। अब हम लोगों ने इस डिजीज को जो है ना वो डिटेल से पढ़ना है। तो सबसे पहली बात, हैशीमोटो थायराइडाइटिस का दूसरा नाम है ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस, कि ये एक ऐसी डिजीज है जो ड्यू टू ऑटो इम्यून डैमेज की वजह से होती है। फिर उसके बाद ये आपकी मोस्ट कॉमन डिजीज है, या सॉरी मोस्ट कॉमन काज है हाइपोथायराइडिज्म की, वो वाले रीजन जहाँ पे आयोडीन होता है, मतलब आयोडीन होने के बावजूद भी हाइपोथायराइडिज्म हो रहा है। तो आपकी बुक में टर्म लिखी होगी आयोडीन सफिशिएंट रीजन। तो उसका मतलब क्या होगा कि वो रीजन जहाँ पे आयोडीन प्रेजेंट है बट फिर भी हाइपोथायराइडिज्म हो रहा है, तो वहां पे काज क्या होगी, आपका ऑटो इम्यून डैमेज होगा। ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब बात ये आती है कि ये जो ऑटो इम्यून डैमेज है ये क्यों होगा। तो अगेन हमारे जो क्रोमोसोम्स है, हमारे क्रोमोसोम्स के ऊपर डिफरेंट तरह के जीन्स होते हैं। लाइक आपका जो HLA-DR3, ये एक जीन है। फिर इसी तरह आपका HLA-DR4, ठीक है, HLA-DR4, ये दो जीन्स आप लोगों को पता होने चाहिए। तो ये जो आपके पास HLA-DR3 है, HLA-DR4 है, इसका काम क्या होता है एक नॉर्मल पर्सन में,
इसका काम है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है ना, उसको डिसरेगुलेट नहीं होने देना, उसको कंट्रोल करके रखना है कि बॉडी में एंटीबॉडीज नहीं बनानी जो आपके थायराइड ग्लैंड को जाके डैमेज करे। लेकिन वो लोग जिनकी बॉडी में HLA-DR3 नहीं होता, HLA-DR4 नहीं होता, उनमें क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर ऑटो एंटीबॉडीज बनेगी। क्या बनेगा? ऑटो एंटीबॉडी बनेगी। अब वो कौन सी ऑटो एंटीबॉडी है जो आपकी इस कंडीशन के अंदर बनेगी और बन के आपके थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय करेगी? उन एंटीबॉडीज को बोलते हैं एंटी थायराइड परऑक्सीडेज एंटी टीबीओ। मतलब आपका जो थायराइड परऑक्सीडेज एंजाइम है, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनेगी। फिर इसी तरह आपकी बॉडी के अंदर जो आप लोगों को मैंने पढ़ाया था थायरोग्लोबुलिन, जो आपका थायरोग्लोबुलिन है, उसके अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज बनती है। तो एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडी या एंटी परऑक्सीडेज एंटीबॉडी, ये जो एंटी परऑक्सीडेज एंटीबॉडी है ना, इसी का दूसरा नाम है एंटी माइक्रोसोमल एंटीबॉडी। तो प्लीज ये नाम्स आप लोगों ने याद रखने हैं कि एंटी थायराइड पेरोक्सिडेज एंटीबॉडी का दूसरा नाम क्या है? एंटी माइक्रोसोमल। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो ऑटो एंटीबॉडीज है, जब ये बनेगी तो ये क्या करेंगी? फिर ये जाके आपके थायराइड ग्लैंड के अंदर जो फोलिकल्स होंगे उनको क्या करेंगी? डिस्ट्रॉय करेंगी। तो जब आपके थायराइड ग्लैंड के फोलिकल डिस्ट्रॉय होंगे, तो अगेन ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपके थायराइड ग्लैंड के फोलिकल डिस्ट्रॉय होंगे तो वो क्या करेंगे? जब डिस्ट्रॉय होने लगेंगे तो अंदर से क्या रिलीज होगा? T3 और T4 रिलीज होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अर्ली डिजीज के अंदर ये जो आपके पास हैशीमोटो थायराइडाइटिस है, ये हाइपरथायराइडिज्म कराएगा। लेकिन जैसे जैसे ये डिजीज बढ़ती जाएगी, आपका डैमेज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, फोलिकूल का जैसे जैसे रप्चर होता जाएगा, फोलिकूल आपके डैमेज होते जाएंगे, तो बाद में क्या होगा? आपको परमानेंट हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा। तो अर्ली क्या होगा? ट्रांजिएंट हाइपरथायराइडिज्म होगा, लेकिन बाद में क्या होगा? आपके पास हाइपोथायराइडिज्म होगा। तो जब आपकी बॉडी के अंदर ड्यू टू हैशीमोटो अर्ली हाइपरथायराइडिज्म होता है, उसको बोलते हैं हैशीटोक्सिकोसिस। हैशीटोक्सिकोसिस क्या होता है? कि ड्यू टू हैशीमोटो थायराइडाइटिस जब आपके फोलिकल्स रप्चर होते हैं, तो T3 T4 बहुत ज्यादा रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से फिर आपकी बॉडी के अंदर T3 T4 की टॉक्सिसिटी हो जाएगी। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर जो है ना वो याद रखना है। अच्छा, अब उसके बाद जब आप पर्सन को हैशीमोटो थायराइडाइटिस की वजह से थायराइड ग्लैंड का डैमेज होगा, तो जब आपके पास एक मरीज आएगा ना, तो उसको क्या होगा? नेक में स्वेलिंग होगी, उसका जो थायराइड ग्लैंड है वो क्या होगा? इनलार्ज होगा। फिर उसके बाद ये जो ग्लैंड होगा, ये आपका नॉन टेंडर, मतलब ये पेनफुल नहीं होगा। ये जो स्वेलिंग होगी, ये पेनफुल नहीं होगी। ये प्लीज आपने याद रखना है। फिर उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि वो लोग जिनको हैशीमोटो थायराइडाइटिस होता है ड्यू टू ऑटो इम्यून डैमेज, इन लोगों की बॉडी के अंदर दूसरी ऑटो इम्यून डिजीजेस के चांसेस ज्यादा होते हैं। इनको थायराइड कैंसर का जो आपके पास लिम्फोमा है, या सिंपल याद रखो कि थायराइड ग्लैंड का जो कैंसर है, जिसको थायराइड लिम्फोमा बोलते हैं, थायराइड लिम्फोमा, इसके चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है। थायराइड लिम्फोमा का दूसरा नाम है डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा। ये आप लोगों की बुक में लिखा होगा। तो अगर एग्जाम में एमसीक्यूज आए कि जो हैशीमोटो थायराइडाइटिस के पेशेंट हैं, इनको कौन सा थायराइड का कैंसर होने के ज्यादा चांसेस है, आप लोगों ने थायराइड लिम्फोमा को पिक करना है, या डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जब आप इस पर्सन के थायराइड ग्लैंड को लैब के अंदर देखोगे, हिस्टोलॉजी करोगे, तो मैंने आपको क्या बताया? ये इन्फ्लेमेटरी डिजीज है। ठीक है। ऑटो इम्यून डैमेज का मतलब है कि इन्फ्लेमेशन हो रही है। तो इन्फ्लेमेशन वाली जगह पे क्या मिलता है? आपको लिम्फोसाइट मिलेंगे, वहां पे आपको लिम्फोसाइट के गुच्छे मिलेंगे। ठीक है, जिसको बोलते हैं लिम्फाइड एग्रीगेट। और इनका जो सेंटर होगा ना, वो जर्मिनल होगा। ये आपने प्लीज याद रखना है कि लिम्फोसाइट की एग्रीगेशन होगी और उनका जो सेंटर होगा वो जर्मिनल होगा। ये आपको पता होना चाहिए। और इन सेल्स को बोलते हैं हर्टल सेल। हर्टल सेल क्या है? आपने याद रखना है कि हैशीमोटो थायराइडाइटिस के अंदर जो आपके लिम्फाइड सेल है, वो इकट्ठे होंगे जब, और उनके सेंटर में जब जर्मिनल सेंटर बनेगा, तो उसको हर्टल सेल बोलते होते हैं। ये भी भाई आप लोगों ने एग्जाम के लिए हिस्टोलॉजी को याद रखना है। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका था हैशीमोटो थायराइडाइटिस के बारे में। अच्छा, अब कल आप लोगों को मैंने एक चीज पढ़ाई थी
कि हैशीमोटो का एक और वेरिएंट है, ठीक है। वो वेरिएंट आपका हैशीमोटो का है, लेकिन वो होता प्रेगनेंसी में। उसको क्या बोलते हैं, क्या पढ़ाया था आप लोगों को? पोस्ट पार्टम, पोस्ट पार्टम थायराइडाइटिस, ये आप लोगों को पढ़ाया था। और मैंने ये भी बताया था कि ये किस वीक में होगा, 36 वीक से लेके 5 मंथ आफ्टर दी प्रेगनेंसी, मतलब बच्चा डिलीवर करने के 5 महीने के बाद। तो ये जो कंडीशन होगी ये उस इस दौरान डेवलप होगी। इसमें भी क्या होगा, जो फीमेल होगी उसको अर्ली हाइपरथायराइडिज्म होगा। लेकिन अब यहाँ पे डिफरेंस है, ये जो पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस के पेशेंट होते हैं ना, इनको जैसे ही डिलीवरी के बाद 7-8 महीने या 1 साल गुजरते हैं ना, ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, इसमें परमानेंट हाइपोथायराइडिज्म नहीं होता। जो हैशीमोटो है ना, उसमें परमानेंट हाइपोथायराइडिज्म होता है। तो ये भी प्लीज याद रखें। दूसरी बात, इसके अंदर कोई HLA जीन का मसला नहीं होता, इसमें कोई DR3 DR4 का मसला नहीं होता। इसके अंदर आपको कौन सी एंटीबॉडी मिलेगी? TPO, एंटी थायराइड पर ऑक्सीडेज एंटीबॉडी इसमें पॉजिटिव होगी। ये आप लोगों ने याद रख लिया। तो आपकी बुक में लिखा होगा इट इज माइल्ड सेल्फ लिमिटेड वेरिएंट ऑफ हैशीमोटो, मतलब ये है कि ये आपका हैशीमोटो की तरह ही एक वेरिएंट है, लेकिन ये सेल्फ लिमिटेड है, ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आप लोगों का जो है ना वो इसके अंदर डिजीज आएगा पोस्टमार्टम के अंदर। बाकी इसके अंदर जारी बात है, TPO का दूसरा नाम एंटी माइक्रोसोमल है, तो वो इसके अंदर भी पॉजिटिव मिलेगी। एंटी थायराइड पेरोक्सीडेज, आपको एंटी माइक्रोसोमल भी बुक के अंदर लिखा होता है। तो जहाँ पे एंटी पेरोक्सीडेज पॉजिटिव आएगी, यहाँ पे भी एंटी माइक्रोसोमल पॉजिटिव आ सकती है। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो ये आप लोगों की थी सेकंड जो है ना वो हाइपोथायराइडिज्म की काज। अच्छा जी, उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास आएगा इन्फेक्शन, सॉरी, यहाँ पे एक और ऑटोइम्यून डिजीज रह गई है, पहले वो मैं करवा देता हूँ। उसका नाम है रिडल थायराइडाइटिस, ठीक है। इसको भी आप लोगों ने अच्छे से समझना है कि रिडल थायराइडाइटिस क्या होता है। देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस डिजीज का दूसरा नाम क्या है, इन्वेसिव फाइब्रस थायराइडाइटिस। ठीक, जो टर्म आपकी बुक में लिखी हुई है उसको यहाँ पे मैं कंप्लीट नहीं लिखूंगा। तो इन्वेसिव फाइब्रस थायराइडाइटिस का मतलब क्या है? देखो, इसके नाम से क्या पता चल रहा है कि भाई ये कोई एक ऐसी डिजीज है जिसमें आपके थायराइड ग्लैंड में फाइब्रोसिस हो जाती है, और ये होता भी इन्वेसिव है। तो जब आपके थायराइड ग्लैंड में फाइब्रोसिस होगी तो क्या होगा, आपका थायराइड ग्लैंड एक तरह से हार्ड हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह एक रोक होता है, एक मैस होता है, हार्ड शेप के अंदर चला जाएगा। दूसरी बात, जब आपके थायराइड ग्लैंड में फाइब्रोसिस होगी तो जो चीज फाइब्रोटिक होती है ना वो मूव नहीं करती। तो आपका जो थायराइड ग्लैंड होगा वो फिक्स होगा, मतलब वो मूव नहीं करेगा, और ये भी नॉन टेंडर होगा, मतलब जो स्वेलिंग होगी वो नॉन टेंडर होगी। अब बात ये है कि ये फाइब्रोसिस होती क्यों है, क्या रीजन है? तो भाई आप लोगों ने क्या याद रखना है कि रिडल थायराइडाइटिस के अंदर क्या होता है, आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बनती है IG4। ये जो एंटीबॉडी होती है ना, ये क्या करती है, आपके थायराइड ग्लैंड के अंदर जाके फाइब्रोसिस को ज्यादा करती है। तो उससे फिर क्या होगा, आपको हाइपोथायराइडिज्म होगा। जब आपका थायराइड ग्लैंड में फाइब्रोसिस हो गया, आपका थायराइड ग्लैंड नॉर्मल काम ही नहीं कर सकता, तो आपको हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा। फिर उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs बताने लगा हूं कि वो लोग जिनको IG4 रिलेटेड थायराइडाइटिस होते हैं, उनको बॉडी के अंदर और कौन कौन सी जगहों पे फाइब्रोसिस होती है। तो आप लोगों ने याद रखने, इन लोगों को पेरिटोनियम के पीछे फाइब्रोसिस होगी, उसको बोलते हैं रिट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस। फिर इसी तरह इन लोगों को क्या होगा, अयोटा का डैमेज होगा, उसको बोलते हैं अयोटाइटिस। ठीक है, जब आपके अयोटा की इन्फ्लेमेशन होगी। तो देखो, ये जो इन्फ्लेमेशन हो रही है ये किसी इन्फेक्शन की वजह से नहीं हो रही, इट इज ड्यू टू फाइब्रोसिस। तो इसको बोलेंगे नॉन इन्फेक्शियस अयोटाइटिस, ये आपने याद रखना है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, ये जो लोग होंगे इनको पेंक्रियाटाइटिस भी होता है, ऑटोइम्यून पेंक्रियाटाइटिस होगा, ये प्लीज आपने याद रखना है। और इसके अंदर भी क्या होगा, अर्ली स्टेज में आपको हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है, लेकिन बाद में क्या होगा, हाइपोथायराइडिज्म होगा। और उसके बाद ये जो फाइब्रोसिस होती है, देखो ना, जब आपके थायराइड ग्लैंड में फाइब्रोसिस हो जाएगी, अगर ये फाइब्रोसिस आपके थायराइड ग्लैंड के पास जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स है, लाइक आपका ट्रेकिया है, आपकी एसोफेगस है, आपका जो लेरिंग्स वगैरह आते हैं, ठीक है। तो जब आपका ट्रेकिया होगा, आपका एसोफेगस होगा, या आपकी जो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है, जब उसके ऊपर फाइब्रोसिस होगी, उसका डैमेज होगा, तो क्या होगा, पर्सन को ट्रेकिया के डैमेज होने की वजह से क्या होगा, आपके पास स्ट्राइडर होगा, डिस्निया होगा,
रिकरेंट लेरेंजियल नर्व के डैमेज होने की वजह से क्या होगा, आपको होर्सनेस होगी, आपकी जो आवाज है वो बदल जाएगी। फिर इसी तरह अगर एसोफेगस का डैमेज होता है तो क्या होगा, आपको डिस्फेजिया होगा। ये आपने याद रखना है। तो ये जो सिम्टम्स है ना, ये जो डिस्फेजिया है, ये जो होर्सनेस है, ये जो आपके पास ट्रैकिया की वजह से स्ट्राइडर हो रहा है, ये बेसिकली हमें उन डिजीजेज में मिलते हैं जिन लोगों को एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा होता है। मतलब वो डिजीज जो बहुत ज्यादा इन्वेसिव हो, जो आपकी सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को डैमेज करे। तो जब हमारे पास कोई मरीज आता है तो बाज दफा हमें ऐसा लगता है कि मे बी इस बंदे को एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा ना हो, मतलब ये एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा को मिमिक करेगी। ये हमें एक तरह से शक में डालेगी कि यार मे बी इस बंदे को जो है ना वो एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा ना हो। इसीलिए इसको इन्वेसिव भी बोलते हैं कि ये आपकी सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को जो है ना वो डैमेज कर जाती है। ये आपने इसमें याद रखना है। बाकी अब आप खुद सोचिए कि जब आप इन पेशेंट्स को लाइक इनके ग्लैंड की हिस्टोलॉजी देखेंगे तो अंदर क्या मिलेगा, अंदर आपको फाइब्रोसिस मिलेगी। आपका जो थायराइड ग्लैंड होगा, जो नॉर्मल टिश्यू होगा उस पर फाइब्रोसिस हो जाएगी। फिर उसके बाद वहां पे आपको थोड़े बहुत इन्फ्लेमेटरी सेल भी मिलेंगे। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर जो है ना वो याद रखना है। तो ये आपके पास थी ऑटोइम्यून काज। अच्छा, उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपकी जो इन्फेक्शन वाली काज आती है, वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कल करवा दी थी, जिसको बोलते हैं सब अक्यूट ग्रेनुलोमेटस थेराइडाइटिस, या फिर इसका दूसरा नाम है डी कार्बन थेराइडाइटिस। सब लोग मुझे बताएं कि ये क्लियर है, ये कल मैंने आप लोगों को करवा दी थी, इसमें कोई मसला तो नहीं है। ये जो आपका सब अक्यूट ग्रेनुलोमेटस थेराइडाइटिस या डी कार्बन, अगर भाई किसी को कोई कंफ्यूजन है तो दोबारा बता देता हूँ, बट ऑलरेडी ये मैंने कल बता दी थी आप लोगों को कि इसमें क्या होगा, पर्सन को वायरल इन्फेक्शन होगी। वायरल इन्फेक्शन के बाद आपका जो थायराइड ग्लैंड है उसमें क्या होगा, फोलिकल्स का डैमेज होगा, फोलिकल रप्चर होंगे। फोलिकल रप्चर होने से क्या होगा, अर्ली T3 T4 ज्यादा बनेगा, बाद में T3 T4 कम बनेगा। पर्सन को अर्ली हाइपर होगा, बाद में हाइपो हो सकते हैं। फिर इसी तरह पर्सन का थायराइड ग्लैंड टेंडर होगा, फिर उसके बाद पर्सन का ESR वगैरह बढ़ा होगा। ये आपने याद रख ले। और इसके अंदर आपको ग्रेनुलोमेटस, मतलब ये वायरल इन्फेक्शन के बाद आपको थायराइड ग्लैंड के अंदर ग्रेनुलोमा मिलेगा। ये आप लोगों ने इसमें याद रखना है, इसीलिए इसको ग्रेनुलोमेटस थेराइडाइटिस भी बोलते हैं। ये आपको इसमें पता होना चाहिए। तो ये बेसिकली आपके पास था इन्फेक्शंस के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एक लास्ट आपका बचता है आइट्रोजेनिक। आइट्रोजेनिक क्या होता है, मैंने बहुत ही सिंपल एग्जांपल दी आगे, कि अगर एक बंदे का थायराइड ग्लैंड है ही नहीं, आप उसकी सर्जरी कर देते हो, उसको क्या बोलते हैं, थायराइडेक्टमी करते हो। तो अगर आप किसी बंदे की थायराइडेक्टमी करोगे फिर भी क्या होगा, हाइपोथायराइडिज्म होगा। सो दीज आर दी थ्री मेन काजेज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक और चीज आती है, बच्चों के अंदर जो हाइपोथायराइडिज्म होता है ना, उसको हम लोग क्रेटिनिज्म बोलते होते हैं। कि वो बच्चे जिनके अंदर हाइपोथायराइडिज्म, अगर चिल्ड्रन के अंदर, अगर बच्चों के अंदर हाइपोथायराइडिज्म होता है ना कंजेनिटल, ये प्लीज आपने याद रखना है कि अगर बच्चों के अंदर कंजेनिटल बाय बर्थ हाइपोथायराइडिज्म होता है, उसको क्रेटिनिज्म बोलेंगे। अब बच्चों में क्यों होता है, भाई देखो सिंपल सी बात है कि अगर एक बच्चा बोर्न हो, अगर एक बच्चा ऐसा बोर्न हो, अगर उसका थायराइड ग्लैंड ही ना डेवलप हो तो जारी बात है उसमें तो कुछ नहीं बनेगा। उसको बोलेंगे थायराइड डिसजेनेसिस, कि वो कंडीशन जिसमें आपका थायराइड ग्लैंड सही से डेवलप ही ना हो। ठीक है, ये आपने याद रख ले। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, अगर आपकी बॉडी के अंदर थायराइड ग्लैंड टोटली एब्सेंट हो, मतलब एक बच्चा मेरे पास आया है, उसका थायराइड ग्लैंड है ही नहीं, उसको क्या बोलेंगे, थायराइड ए जेनेसिस। ए का मतलब होता है एब्सेंट। अच्छा, अगर एक बंदा, उसका थायराइड ग्लैंड है लेकिन वो 50% काम करते हैं, उसको क्या बोलेंगे, थायराइड हाइपो प्लास्टिक या हाइपोप्लेजिया उसको बोलेंगे। ये आपने याद रखने। फिर इसी तरह वो बंदा जिसका थायराइड ग्लैंड जुबान के नीचे है या किसी और जगह पे है, जो मैंने कल आप लोगों को पढ़ाया था एक्टोपिक। एक्टोपिक का मतलब होता है कि थायराइड ग्लैंड जो अपनी नॉर्मल पोजीशन से कहीं और प्रेजेंट है। ये आपने याद रखने। फिर इसी तरह देखो, अगर एक बंदा, उसकी बॉडी के अंदर T3 T4 हार्मोन ही नहीं बनता, मतलब उसका थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है लेकिन उसका थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस ही नहीं हो रही, इसको क्या बोलते हैं, डिस हार्मोनोजेनेसिस। कि जब आपकी बॉडी में थायराइड ग्लैंड के प्रेजेंट होते हुए भी T3 T4 ना बने। ये आपने प्लीज याद रखना है। अब ये किन लोगों में होता है, भाई खुद सोचो कि T3 T4 कौन बनाता है,
आपका थायराइड पेरोक्सिडेज बनाते हैं। तो वो लोग जिनकी बॉडी के अंदर थायराइड पेरोक्सिडेज नहीं होगा, उनकी बॉडी में हार्मोन नहीं बनेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? डिस हार्मोनोजेनेसिस। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो बच्चे होंगे ये कैसे प्रेजेंट करेंगे वो इंशाल्लाह हम लोग कल डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको पता होना चाहिए व्हाट इज क्रेटिनिज्म, व्हाट आर द काजेस जो बच्चों के अंदर प्रेजेंट होंगी, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा फिर और भी बहुत सारी काजेस है जिनमें हाइपोथायराइडिज्म होता है। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी है। फिर इसी तरह अब आप लोगों ने मुझे बताना है, मैं आप लोगों को क्वेश्चन देने लगा हूँ, आपने बताना है ये क्या है। अगर एक बंदा उसको आप आयोडीन ज्यादा देते हो, अगर एक बंदा आप उसको आयोडीन ज्यादा देते हो, लेट्स सपोज वो एमियोड्रोन ले या लिथियम लेते हैं और आयोडीन लेने के बाद उसका T3 T4 कम हो जाता है, तो ये जोर्ड बिसेडो फिनोमेना है या वुल्फ चाइकोफ इफेक्ट है। दिस इज वुल्फ चाइकोफ इफेक्ट। तो इसका मतलब क्या होगा कि वुल्फ चाइकोफ इफेक्ट भी हाइपोथायराइडिज्म करवा सकते हैं। फिर इसी तरह आपके पास एक और डिजीज आती है जिसको बोलते हैं यू थायराइड सिक सिंड्रोम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि यू थायराइड सिक सिंड्रोम क्या होता है, ये भी आपकी बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो, मुझे आप लोग ये बताओ कि कौन सा मैंने आप लोगों को एंजाइम पढ़ाया था जो आपके पेरिफेरल टिश्यूज के अंदर T4 को कन्वर्ट करता है T3 के अंदर। उस एंजाइम का क्या नाम बताया था? 5' डी आयोडीनेज। अब देखो, अब वो लोग जिनको क्रोनिक इन्फेक्शन होती है, वो लोग जो क्रोनिकली सिक होते हैं, वो लोग जो क्रोनिकली इल होते हैं, उनमें क्या होता है कि जो इन्फेक्शन होती है वो आपके इस एंजाइम को इनहिबिट कर देती है। तो जब ये एंजाइम इनहिबिट होगा तो क्या होगा? T3 नहीं बनेगा। तो इससे क्या होगा? आपको यू थायराइड सिक सिंड्रोम होगा। मतलब ये कि आपकी बॉडी में TSH भी नॉर्मल होगा, T4 भी नॉर्मल होगा तकरीबन, लेकिन सिर्फ T3 कम होगा। ये प्लीज आपने याद रखना है। तो इसको फिर क्या बोलेंगे? यू थायराइड सिक सिंड्रोम। ये आपने याद रखना है। तो ये आप लोगों को जो है ना वो इसके अंदर पता होना चाहिए। अब एक छोटी सी चीज बस वो रह गई है, उसको क्लियर करके फिर हम लोग जो है ना वो बाकी कल डिस्कस करेंगे कि वो चीज क्या है कि अगर एक बंदे को हाइपोथायराइडिज्म है तो आप लोग मुझे ये बताओ कि उसका T3 T4 का लेवल ज्यादा होगा या कम होगा? शाबाश, जल्दी से बताएं। अगर एक T3 T4 का लेवल कम होगा, ठीक है, उसका TSH का लेवल क्या होगा? उसका TSH का लेवल क्या होगा? अगर T3 T4 कम है, वो ज्यादा होगा। तो ये आपका प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म है या सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म है? शाबाश, जल्दी से बताएं। ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है? ये प्राइमरी होगा। अच्छा, अगर एक बंदा है उसका T3 T4 कम है और TSH भी कम है, इसको क्या मसला होगा? ये भी हाइपोथायराइडिज्म है, लेकिन इसमें मसला कहाँ पे है? आपके ब्रेन के अंदर है, क्योंकि TSH नहीं बढ़ रहा। तो दिस इज सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म। अब सेकेंडरी किन लोगों को होता है? वो लोग जिनको शीहान सिंड्रोम होता है। शीहान सिंड्रोम के, ये जस्ट आप लोग एक दफा अच्छे से सुन लें, फिर उसके बाद क्लास को एंड करेंगे। देखो, अगर एक प्रेग्नेंट फीमेल जब एक फीमेल बच्चे को डिलीवर करती है तो बाद में उसको थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है, नॉर्मल है। ठीक है, लेकिन अगर फीमेल को डिलीवरी के बाद 1000 ml से ज्यादा ब्लीडिंग हो जाए और ब्लीडिंग के बाद आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका अस्कीमिया इन्फेक्शन हो जाए, तो क्या होगा? आपका TSH नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि भाई अगर TSH बनाना है तो उसके लिए क्या चाहिए? ब्लड भी चाहिए, क्योंकि ब्लड के अंदर आपका न्यूट्रिशन होता है जो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को हेल्प देगा। तो अगर अस्कीमिया होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड की इन्फेक्शन हो जाएगी। तो शिहान सिंड्रोम हमेशा पोस्टमार्टम होता है। इसमें ब्लीडिंग ग्रेटर देन 1000 ml होती है। आपके जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका अस्कीमिया इन्फेक्शन हो जाता है, आपका TSH भी नहीं बनता, आपके दूसरे हार्मोन भी नहीं बनेंगे। तो उसको फिर क्या होगा? सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म होगा। ये आपने याद रखना है। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसी तरह एक और काज है पिट्यूटरी एडिनोमा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, लेट्स सपोज ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, यहाँ पे आपकी ब्लड है, ब्लड वेसल है, और यहाँ पे एक बंदे को पिट्यूटरी ग्लैंड में कैंसर है जिसको पिट्यूटरी एडिनोमा बोलते हैं। पिट्यूटरी एडिनोमा क्या है? इट इज द ट्यूमर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अब देखो, अगर बंदे को पिट्यूटरी ग्लैंड में कैंसर हो तो ये कैंसर क्या करेगा? जैसे जैसे ग्रो करेगा ये आपकी ब्लड वेसल को डिसरप्ट करेगा, इसको कंप्रेशन कर देगा। तो भाई जब ये ब्लड वेसल का कंप्रेशन होगा तो क्या होगा? हाइपोथैलेमस से सिग्नल नहीं आएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। तो उससे फिर क्या होगा? आप जब आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो TSH नहीं बना सकता। तो पिट्यूटरी एडिनोमा में क्या होता है? कंप्रेशन होता है आपकी सराउंडिंग वेसल का, जिसकी वजह से TSH नहीं बनता। इन लोगों में TRH बन सकता है, बट TSH नहीं बनेगा तो क्या होगा? आपका थायराइड ग्लैंड नहीं स्टिमुलेट होगा, उसकी वजह से T3 T4 आपका कम होगा। तो ये सारी वो काजेज हैं जिसमें आपको
हाइपोथायराइडिज्म होता है। अब कल इंशाल्लाह आप लोगों को साइन और सिम्टम करवाऊंगा, और साथ ही आपका जो फर्स्ट एड और पैथोमा से हाइपोथायराइडिज्म का टॉपिक है उसको रिवाइज करेंगे। ये रिवाइज करने के बाद फिर हम लोग हाइपर और हाइपो की डायग्नोसिस करेंगे और इसकी मेडिसिन करेंगे। ये आप लोगों का नेक्स्ट काम होगा। तो ये आप लोगों ने आज के जो लेक्चर दिए इसके नोट्स वगैरह